अस्सलाम वालेकुम। हयात इर्तिज़ा SA के ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद। ये सलीब सुकूत इन दिलों की कहानी है जहाँ मोहब्बत पाकीज़गी है, कमज़ोरी नहीं। हक़ूक़ तहरीर महफूज है। बग़ैर इजाज़त नकल या अपलोड की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी इजाज़त सिर्फ उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी चैनल को नशरी हकूक़ हासिल हैं। वॉइस ओवर खुदा माजिद। आर्यान। जी। आर्यान ने मुख्तसर सा जवाब दिया। पूछ सकती हूँ सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? माँ ने नाश्ता की मेज़ पर बैठे बैठे पूछा। जब इसने बेटे को टिप टाप तैयार होकर जल्दी जल्दी निकलते देखा। ज़रूरी काम है, जा रहा हूँ। आर्यान ने कदम और तेज़ कर दिए। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जो तुम बगैर नाश्ता किए घर से निकल रहे हो? बाबा अफजल खान ने नाश्ता करते हुए गुस्सैली नज़रों से इसकी तरफ देखा। अब हर काम आपको बताकर जाना ज़रूरी है। आर्यान के लहजे में तलख़ी साफ झलक रही थी। हाँ, क्यों नहीं? तुम तो हमारे बेटे नहीं, अपनी मर्जी के मालिक हो। न वक्त पर आना ज़रूरी, न बताकर जाना, तो तुम अपनी आवारा सोच के कैदी हो। माँ ने तीखे अंदाज में जवाब दिया। अफजल खान और आर्यान का आमना सामना अक्सर इसी तरह झगड़ों और तलखियों में बदल जाता था। बाप के लिए बेटे के तौर तरीके नाकाबिले बर्दाश्त थे। आर्यान का बिना इतला कई दिन या महीनों तक गायब रहना, किसी की ज़रा सी ऊंची आवाज़ पर भड़क जाना, ये सब आदतें आपके लिए वबाले जान थी। वो जानता था कि बेटा बिजनेस की दुनिया में मकाम रखता है, इसकी कामयाबी पर फ़ख्र भी था, मगर दूसरी तरफ इसकी ज़िद्दी और अयाश तबीयत ने बाप के दिल को बार बार ज़ख्मी किया था। अगर सुबह सुबह आपने सिर्फ जली कटी सुनानी है तो माफ़ कीजिए, मैं दिन की शुरुआत झगड़ कर ख़राब नहीं करना चाहता। आर्यान ने सर्द लहजे में कहा और बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए बाहर निकल गया। आर्यान, वापस आओ और नाश्ता करके जाओ। फुप्पो रोशानी की आवाज़ में खफगी भी थी और इत्नायत भी। इन्हें यह गवारा ना हुआ कि आर्यान यूँ खाली पेट घर से निकल जाए। रोशानी का नाश्ता की मेज़ पर होना सबके लिए हैरत की बात थी। वो बहुत कम इस महफिल में शरीक होती। एक हादसा इनकी ज़िंदगी पर ऐसा कहर बनकर टूटा था कि इनके दिन वो रात उजड़ गए। इस सदमे ने इन्हीं लोगों से दूर कर दिया जैसे वो खुद को एक खामोश कैद में बंद कर चुकी हो। यूँ इनका किसी के साथ बैठ जाना, चाहे महज नाश्ता ही क्यों ना हो, एक गैर मामूली मंजर था। वीरानियों के बीच जैसे लम्हे भर को ज़िंदगी की झलक दिखाई दे जाए। रोशानी मुझे जल्दी है, मैं बाहर कुछ खा लूँगा, आप फिक्र न करें। आर्यान सबकी बात टाल सकता था मगर रोशानी की नहीं। इस लम्हे मगर वो इनकी बात भी न मान सका था। इसके लहजे और तेज़ी से उठते कदमों से साफ लग रहा था कि वो किसी निहायत ज़रूरी काम के लिए जा रहा है। आर्यान, कोई ना कोई तरीका होता है घर आने का और जाने का। ना तुम्हारे आने की खबर मिलती है और न जाने की। ये तौर तरीका अच्छा नहीं लगता। अभी तो जाओ, तुम्हें बहुत जल्दी है, मगर याद रखना वापस आकर ज़रूर मेरे पास आना। मुझे तुमसे एक अहम बात करनी है। रोशानी की आवाज़ में नरमी भी थी और एक गैर मामूली संजीदगी भी। जी ठीक है, अगर आपकी बात भी सुन लूँगा और आपका मूड भी ठीक कर दूँगा। अभी मुझे जाने दें, बहुत ज़रूरी काम है। आर्यान ने जल्दी से कहा और बड़े बड़े कदम लेता हुआ बाहर निकल गया। पता नहीं इस लड़के को हर वक्त इतनी जल्दी क्यों रहती है। अफजल खान ने गुस्से से बोला। हकीकत ये थी कि इसे बेटी की ये आदत वाकई खुलती थी। छोड़ दे लाला, परेशान ना हो, वापस आएगा तो मैं खुद इससे बात करूँगी। इस बेलगाम घोड़े को काबू करने का एक ही तरीका है, जल्द अज जल्द इसकी शादी करनी पड़ेगी। रोशानी के लहजे में भतीजे के लिए शफकत भी थी और इसकी ज़िंदगी संवारने की ख्वाहिश भी। मगर रोशानी शादी तो तब होगी जब ये लड़का हाँ करेगा। ये तो परीक्षा का फ़ोन तक सुनना गवारा नहीं करता। आर्यान की माँ ने परेशान लहजे में कहा। हर गुजरते दिन के साथ इसे अपना बेटा पहले से ज़्यादा बिगड़ता हुआ दिखाई देता था। भाभी, आप फिक्र न करें, आप गुलशन आपा से बात करें, इसे मैं खुद मना लूँगी। रोशानी ने नरमी से तसल्ली थी। रोशानी, गुलशन से तो मैं बात कर लूँगी, मगर अब मसला ये है कि गुलशन को भी एतराज़ होने लगा है। पहले तो वो दबे लफ्ज़ों में कहती थी, मगर अब तो साफ साफ कहने लगी कि आर्यान इस रिश्ते से खुश नहीं है। आर्यान की माँ के लहजे में बेबसी छुपी हुई थी। ये कैसा रिश्ता है भला? आर्यान को तो हमारी परीक्षा का फ़ोन तक सुनना गवारा नहीं। अगर लड़का राज़ी ही नहीं तो क्यों ज़बरदस्ती सबको अजियत में डाला हुआ है? गुलशन की बातों में माँ की अपनी बेटी के लिए ही फिक्र झलकती थी। पहले पहल वो नर्म अंदाज में गिला करती थी, लेकिन अब इसके लहजे में खफी और दो टोकपन साफ सुनाई देता था। तो आप गुलशन आपा को समझाएं कि ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी शादी से पहले लड़के अक्सर ऐसे ही जिद और लापरवाह हुआ करते हैं, मगर शादी के बाद सब संभल जाते हैं। देख लीजिएगा, आर्यान भी बदल जाएगा। रोशानी के लहजे में जिद थी और अपने भतीजे के लिए वो ठारस भी जो सिर्फ माँ जैसी मोहब्बत से निकलती है। आर्यान के बारे में वो किसी एक मनफी बात पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रोशानी ने, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब तुमसे नहीं कहती? ये परीक्षा से कभी बात नहीं करता। अगर वो कभी फ़ोन करे तो तब भी ये इसका फ़ोन नहीं उठाता।
तो बताओ कौन सी माँ अपनी बेटी को ऐसे लड़के के साथ रुखसत करना चाहेगी, जबकि ये अच्छी तरह जानता है कि परीक्षा बचपन से ही इनके साथ मुंसलिक कर दी गई थी। आर्यन की माँ ने चाय का मग रोशानी की तरफ बढ़ाते हुए परेशान लहजे में कहा, भाभी मुझे पता है कि आर्यन एटीट्यूड बॉय है, मगर परीक्षा भी तो बचपन से लेकर आज तक इसे अपनी तरफ माइल करने में कामयाब नहीं हो सकी। अगर ये शेर है तो वो सवा शेर है, वो भी तो अपनी अकड़ कम नहीं करती। रोशानी ने हल्की सी संजीदगी के साथ कहा, लड़कियां लड़कों की निस्बत जल्दी बदल जाती हैं, अपनी अकल समझदारी और अदाओं से लड़कों को अपनी तरफ माइल कर लेती हैं, मगर माफ़ कीजिएगा वो आपकी भांजी है, कहीं आपको बुरा न लग जाए। लेकिन इसमें भी कोई लचक नहीं, वो भी ज़िद्दी है और अकड़ू है। तो फिर बताएं, जब वो लड़की होकर खुद को बदल नहीं पा रही तो हम आर्यन को कैसे कसूरवार ठहरा सकते हैं, जबकि वो तो एक लड़का है। रोशानी के लहजे में तलखी नहीं थी, बल्कि हकीकत का वजन था। वो चाहती थी कि भाभी मामले को एक ही जाविये से न देखें। माफ़ करना रोशानी, मैं अपनी भांजी की तरफदारी नहीं कर रही और ना ही कर सकती हूँ। आर्यन मेरा सगा बेटा है, भांजी इससे बढ़कर तो नहीं हो सकती। मगर अगर तुम ये कहो कि कोई लड़की अपनी अदाओं और नरमी से आर्यन जैसे लड़के को सीधा कर सकती है तो ये दुरुस्त नहीं होगा। अदाएं दिखाने के लिए जरूरी है कि सामने वाला नजर भरकर देखे। आर्यन तो परीक्षा को एक बेकार चीज से ज्यादा अहमियत ही नहीं देता। वो तो बेचारी वो क्या करे। आर्यन की माँ के लहजे में लाचारी और दुख साफ झलक रहा था। अगर लड़की में अदाएं दिखाने और समझदारी के साथ लड़के के दिल पर हुकूमत करने की सलाहियत न हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। आर्यन जैसे इंसान को सीधा करना और इसे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। रोशानी अब भी अपनी भतीजे की तरफदारी पर जिद से डटी हुई थी। रोशानी, तुम मुझे अजीज हो, मेरी बात को ताना मत समझना, मगर ये बात तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। अगर मर्द खुद ना चाहे तो कोई भी समझदार लड़की भी इसके दिल पर दरवाजे पर दस्तक देकर इस पर लगे ताले को नहीं खोल सकती। मर्द की हर धर्मी के आगे औरत की अकल, खूबसूरती, अदाएं और जहानत सब कुछ बेकार हो जाता है। आर्यन की माँ की नरमी से कहे गए मगर सख्त असर रखने वाले अल्फाज सीधा रोशानी के दिल पर लगे। वो चाहकर भी खुद को संभाल ना सकी। इसके चेहरे पर सख्त असरात उभर आए। दिल के अंदर कहीं गहरी कसक जागी। शायद अपनी जिंदगी की अधूरी कहानी, शायद अपने जख्मों का पुराना दर्द। लम्हा भर को उसने चाहा कि जवाब दे, मगर फिर खामोशी ने इसके होंठों पर महर लगा दी। तुम दोनों औरतें बस आपस में बहस करती रहोगी। इससे बेहतर है कि गुलशन से सीधी बात करो। कहो हम परीक्षा और आर्यन के रिश्ते को शादी के बंधन में बांधकर मजबूत करना चाहते हैं। अफजल खान ने सख्त लहजे में कहा, बात जैसे ख़त्म कर देना चाहता हो। और हाँ, मुझे भी लगता है कि जब इसकी शादी हो जाएगी तो फिर ये सुधर जाएगा। बड़े बड़े शादी के बाद संभल जाते हैं। वो गुस्से के साथ बोला, मगर अंदर कहीं इसके एक बाप की थकन और लाचारी भी झलक रही थी। दोनों औरतें खामोश हो गई थी, मगर इनके दिल अच्छी तरह जानते थे कि आर्यन खान का शादी के बाद बदल जाना महज खुशफहमी से ज्यादा कुछ नहीं था। जी ठीक है, मैं आज ही गुलशन आपा से बात करती हूँ। आर्यन की माँ ने शौहर का हुक्म मानते हुए फर्माबरदारी से कहा और नाश्ता दोबारा शुरू कर दिया। रोशानी ने भी खामोशी से अपने मग से चाय के सिप लेने लगी, मगर माहौल में एक अनजाना सा तनाव मौलिक था, जैसे सबके दिल अपनी अपनी सोचों से बोझ तले दबे हों। जल्द बात करो, बस बददिमाग को बांधना जरूरी है। अफजल खान ये कहता हुआ उठा और ऑफिस के लिए निकल गया। इसके जाने के बाद दोनों खवातीन काफी देर तक आर्यन के मौजू पर ही बहस करती रही। भाभी मान लीजिए, आर्यन जिद्दी है, मगर शादी के बाद वो बदल जाएगा। मर्द चाहे कितना ही बेलगाम क्यों ना हो, एक औरत की मौजूदगी इसकी जिंदगी को संभाल लेती है। रोशानी ने एतमाद से कहा, मगर इसके लहजे की गहराई में कहीं अपना पुराना दुख भी छुपा हुआ था। आर्यन की माँ ने सर झटकते हुए जवाब दिया, काश ऐसा हो रोशानी, मगर मैं अपनी आंखों से देखती हूँ कि वो परीक्षा को कोई अहमियत नहीं देता और ये बात दिल में कांटे की तरह चुभती है। रोशानी ने नरमी से कहा, मोहब्बत का बीज एक दिन में नहीं उगता भाभी, वक्त और साथ ही सब बदल देता है। एक लम्हे को इसकी आंखों के सामने अपने माजी का अक्स भी लहराया, वो वक्त जब वो चाह कर भी किसी के दिल का दरवाजा न खोल सकी थी। दिमागी तौर पर दोनों ही परेशान थी। दोनों जानती थी कि आर्यन को बदलना आसान न होगा। नाश्ते की मेज पर खामोशी छा गई थी और इस खामोशी में ये सच छुपा था कि आर्यन की जिंदगी को बदलना महज एक ख्वाहिश नहीं बल्कि एक कड़ी आजमाइश होने वाला था। कॉलेज का गेट हमेशा की तरह आज भी रंग बिरंगी कारों और ड्राइवर्स के हजूम से भरा हुआ था। डिजाइनर्स बैग संभाले लड़कियां कह के लगाती, मोबाइल पर झुकी सेल्फियां बनाती और अगली शॉपिंग या पार्टी की मंसूबाबंदी करती नजर आ रही थी। फिजा में खुशबू और कहकों की एक मध्यम सी बाजगश फैली हुई थी। क्या बात है अबीरा, आज गेट पर रुकने का इरादा है? मायरा ने तजस्सुस से पूछा। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, मुझे किसी से मिलना है, अबीरा ने उलझन ज़दा लहजे में कहा। मायरा ने मतलाशी नजरों से देखा। क्या मतलब किसी से मिलना है? और ऐसा कौन है जिसे तुम मिल सकती हो और मैं नहीं? है खास दोस्त। प्लीज मायरा, इससे ज्यादा कुछ मत पूछना, वक्त आने पर सब बता दूंगी।
अबीरा ने नज़रें चुरा ली। माहिरा इसके बदलते हुए रंग देखकर परेशान हो गई थी। अबीरा, तुम ठीक तो हो? अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, फिलहाल तो मेरे लिए इतना कर दो कि तुम जाकर कुछ बहाना कर देना, मगर मेरे कॉलेज पहुँचने की खबर मेरे घर तक नहीं जानी चाहिए। मैं आधे घंटे तक वापस आ जाऊँगी। तुम जानती हो, अगर बाबा या मामा या माहिर तक ये खबर पहुँची तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। बाकी सब बातें मैं तुम्हें आकर बताऊँगी। अबीरा के लहजे में ऐसे संजीदगी थी जो आम दोनों में शाजी नजर आती थी। मायरा को यकीन हो गया था कि इसकी दोस्त वाकई किसी उलझन में है, मगर दिल के किसी कोने में ये खटका भी जाग उठा कि कहीं अबीरा किसी ऐसी राह पर तो नहीं कदम रख गई जिसके अंजाम का सोच कर भी दिल दहल जाए। मगर दूसरे ही लम्हे इसने अपने दिमाग में आए वसवसों को झटक दिया। वो अबीरा की संजीदगी, अकल और जहाना से अच्छी तरह वाकिफ थी। अबीरा कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी जो इसके वकार या इसके घर वालों के सुकून के खिलाफ हो। अच्छा ठीक है, जाओ, मैं सब संभाल लूँगी, मगर अबीरा वापस आके मुझे सब बता देना। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मायरा ने फिक्रमंदी से इसका हाथ थाम रखा था। इसके लम्स में बेचैनी साफ झलक रही थी, जैसे दोस्त का साथ देने के बावजूद दिल मुतमईन न हो। अबीरा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसका हाथ दबाकर तसल्ली दी। प्रॉमिस, सब कुछ बता दूंगी, मगर अभी के लिए तुम सब संभाल लेना। अबीरा ने आहिस्ते से कहा। ओके, अपना ख्याल रखना। मायरा ने इसकी आंखों में झांका, जैसे मजीद कुछ पूछना चाहती हो, मगर परेशान नजरों से इसके साथ कॉलेज के अंदर चली। अब गेट के बाहर हलचल जरा कम हो गई थी। गाड़ियों की कतारें आहिस्ता आहिस्ता छट रही थी। अबीरा गेट से जरा फासले पर आकर सड़क पर नजरें जमाकर खड़ी थी, जैसे किसी खास शय या किसी खास शख्स के इंतजार में हो। वो यारम का इंतजार कर रही थी। दिल में एक अनजानी घबराहट थी। गेट के पास खड़ा होना इसे किसी तौर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो निभाना था। चमकती हुई स्याह गाड़ी इसके करीब रुकी तो इसे इत्मीनान हुआ यही यारम होगा, मगर शीशा नीचे नहीं हुआ। वो इसके अंदर से यारम नहीं, आर्यान खान था। आंखों में लाल डोरे, चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट और वजूद से उड़ती हुई वो खुशबू जो सांसों को कैद कर लेती थी। कमाल है अबीरा डार्लिंग, तुम अब बाज भी नहीं आई। मुझे धोखा देने निकली थी, वारसिकी से बोला, जैसे हर लफ्ज के दिल में कील ठोंक रहा हो। बहुत वक्त दिया था तुम्हें, मगर अब खेल खत्म। भागने की कोशिश की तो तुम्हारे भाई की सांस रुक जाएगी। वो इसी वक्त कैफे में बैठा है, दोस्तों के साथ हंसना खेलना। शायद आज का दिन इसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, और मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी बेरहम बहन हो। अबीरा के कदमों में लर्जिश थी, मगर धमकी ऐसी थी कि वो हिल भी ना सकी। जमीन जैसे इसके तलवों को जकड़ चुकी थी। तुम मेरे भाई को कुछ न कहना, मैं इसमें इसकी कोई गलती नहीं। मैं तुम्हारे सामने हाथ छोड़ती हूँ। वो सच में हाथ जोड़कर खड़ी थी, आंखों में इल्तिजा भरी हुई। अबीरा अपने भाई के लिए तड़प गई थी। ये मोहब्बत खालिस थी, बेरया दिखावे से कोसों दूर थी। मगर सामने वाला शख्स इस जज्बे को समझने के लिए तैयार नहीं था। हाथ नीचे करो, सड़क पर तमाशा मत बनाओ, बैठो अंदर। भाई की जिंदगी इतनी प्यारी है तो जुबान चलाने की बजाय कदम चलाओ और बैठो गाड़ी के अंदर। आंख के इशारे और रोबदार आवाज ने अबीरा के अंदर एक बार फिर वही ख्वाब जगा दिया था। प्लीज प्लीज माफ कर दे, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आज के बाद मैं कभी यारम से नहीं मिलूंगी। मुझे अभी जाने दो। लफ्जों को तोड़ते हुए इल्तिजा भरी आवाज में वो रोती हुई कांपती थी। अगर ये आवाज़ किसी और के सामने होती तो फौरन रहम खा लेते, मगर ये आर्यान खान था जिसके लिए अबीरा सिर्फ नफरत का नाम थे। आज के बाद मैं तुम्हें ये मौका ही नहीं दूंगा, और दोबारा इस डीएसपी का नाम तुम्हारी जुबान पर आया तो तुम्हारे हलक से जुबान खींचकर तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा। आर्यान ने जोर देकर कहा। इसकी आवाज़ में कांटों जैसी सख्ती थी। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारी जुर्रात कैसी हुई किसी और का नाम लेने की। अबीरा का दिल चाहा था कि वो इसी लम्हे वहां से भाग निकले, इस शख्स से दूर चली जाए, मगर वो जा नहीं सकती थी। कैसे अपने इकलौते भाई की जान को खतरे में डालकर भाग सकती थी। वो आदमी जिसे वो अच्छी तरह जानती थी किसी पर गोली चलाने को हिचकिचा नहीं रहा था। ये ख्याल इसके खून में सर्दी घोल रहा था। हिजाब में लिपटे चेहरे से आंसू बह रहे थे। आंसू इसके नकाब को गीला कर रहे थे और आंखों में एक बेबसी सी झलक थी। यारम लफ्ज जैसे इसके मुंह से निकलकर हवा में घुल गया था, लेकिन इसके दिल की धड़कनें आर्यान के सख्त निगाहों के सामने बेबसी का निकाब उतार रही थी। मजीद तमाशा मत बनाओ, गाड़ी में के अंदर बैठो। आर्यान खान की भारी आवाज ने साए में वो हिचकिचाते हुए 2 कदम आगे बढ़ी, मगर जैसे जमीन ने इसके कदमों को जकड़ लिया हो, हर कदम साथ देने से इनकार कर रहा था। इसका पूरा जिस्म डर से कांप रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो इस सोच रही थी कि वो ये शख्स इसके साथ क्या करने वाला है। जब वो गाड़ी के करीब पहुंची, आर्यान ने इसे झटके से पकड़कर अंदर खींचा। वो बेबसी से इसकी गोद में गिर गई थी। गाड़ी का दरवाजा बंद होते ही ड्राइवर ने इसे तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ा दिया था, तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। ड्राइवर ये मंजर पहले भी देख चुका था। वो जानता था कि आर्यान खान वो शख्स है जिसके सामने कोई बात नहीं कर सकता। अब बताओ, इस 2 टके के डीएसपी का इंतजार कर रही थी तुम। मना किया गया था ना कि तुम इससे बात नहीं करोगे, मगर तू अपने आशिक से मिलने की ख्वाहिश दिल में लिए खड़ी थी। अबीरा के जबड़े को मरोड़ते हुए इसे तड़पने पर मजबूर कर रहा था।
अल्फाज को चबाते हुए इसके चेहरे पर चेहरा झुकाए सरगोशी में बोल रहा था। इसकी आवाज़ ड्राइवर साफ सुन सकता था। गाड़ी तेज चलाओ, अपने कान आंखें बंद करके बैठो, अपने कानों के अंदर लगे हुए एयरफोन को सॉन्ग के लिए इस्तेमाल करो। अगर मेरी या मेरी वाइफ की आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंची तो दोनों कान गोलियों से उड़ा दूंगा। आज के बाद कोई आवाज़ सुनने के लायक नहीं रहोगे। इसने अपने अल्फाजों में ड्राइवर को भी ये बता दिया था कि अबीरा इसकी बीवी है और ये भी समझा दिया था कि इनकी बातें से सुनने से गुरेज करे। बेचारे ड्राइवर ने फ़ौरन अपने मोबाइल पर सॉन्ग प्ले करते ज़बरदस्ती म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया। नज़रें तो पहले ही बेचारे की सड़क पर मरकूज थी, अब तो पलके झपकना भी शायद भूल गया था। छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। अबीरा अपने जबड़े को नतीजा छुड़ाने की कोशिश करते हुए दर्द के मारे कराह रही थी। हर सांस इसके अंदर एक दर्द की लहर छोड़ रहा था। ये दर्द तो कुछ भी नहीं, दर्द तो तुम्हारे मुकद्दर बनेगा। आर्यन खान की आवाज़ सर्द और बेरहम थी। तुमने मुझे चीट करने की कोशिश की, अपनी यार से मिलकर मेरी शिकायत लगाना चाहती थी। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ये करने में कामयाब होने दूंगा? इतना बेवकूफ़ और गाफिल समझ रखा है तुमने मुझे। इसके जबड़े को आखिरी हद तक दबोचकर वो दर्द की शिद्दत बढ़ा चुका था। दर्द अजियत से अबीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर सफाक शख्स के दिल पर कोई असर न हुआ। अबीरा के दिल की धड़कन तेज थी, हर सांस की अजियत की गूंज थी, लेकिन साथ ही एक छोटा सा चिराग उम्मीद का जल रहा था कि शायद खौफनाक लम्हा खत्म हो जाए। इसके अंदर एक खामोश चीख थी जिसके लबों तक नहीं पहुंच सकती थी, मगर हर नज़र हर जंबिश के दिल की कहानी बयां कर रही थी। ड्राइवर जो चोर नज़रों से सब देख रहा था, अपने हाथों को स्टीयरिंग पर दबाए नजरें सड़क पर मरकूज रखकर सांस रोके एक लम्हे के लिए खुद को बेबस महसूस कर रहा था। इसे मालूम था कि अगर वो एक लफ्ज़ भी बोल दे तो हालात और ख़तरनाक हो जाएंगे। जानता था कि ज़िंदगी का अख्ताम यही हो जाएगा। दूसरी जानिब इसके शिकंजे में फंसी हुई अबीरा के जहन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं इससे बच पाऊंगी? क्या ये दर्द कभी ख़त्म होगा? मगर जवाब ना था, सिर्फ दर्द, खौफ और इस सफाक शख्स की खामोशी थी जो हर लम्हे से इसे जहनी और जिस्मानी तौर पर धकेल रहा था। कहाँ अबीरा की नाजुक सी जान और कहाँ ये फौलादी शख्स जो जिम जाकर ट्रेनर्स को थका दिया करता था। रोना बंद करो, तुम्हें रोने की बहुत से मौके दूंगा। तुम तो अभी से शुरू हो गई डार्लिंग। आर्यन के लबों पर तंसिया सी शैतानी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी जब जकर आकर यार से मिलने के लिए बेताब खड़ी थी। इस वक्त मुझसे डर नहीं लगा था कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा? अब रोने से कोई फायदा नहीं। सारा रास्ता से बुरी तरह से टॉर्चर करते हुए गुजर गया। पूरे रास्ते से लफ्ज़ों के तीर बरसाते हुए छलनी किया और उसके जबड़े पर जुल्म करते हुए आगे बढ़ा। गाड़ी इसी बड़े बंगले के आगे रुकी जहां अबीरा और आर्यन का निकाह हुआ था। गाड़ी गेट के अंदर जा रही थी और अबीरा से पहले से कहीं ज़्यादा खौफजदा हो चुकी थी। यही वो लम्हा था जब इस बड़े कुत्ते ने इसे खौफजदा करके आर्यन खान की दस्तरस तक पहुंचा दिया था। अगर आर्यन खान इसे न बचाता तो शायद वो कुत्ता इसे निगल ही लेता। कितना बड़ा मुंह था इसका, ये सोचकर ही अबीरा की एक बार फिर कांप गई थी। जब गाड़ी घर के अंदर जाकर रुकी, ड्राइवर तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकला और आर्यन का दरवाजा खोलते ही नजर झुकाए बाहर दरवाजे तक पहुंचने में 9-11 हो गया था। हवेली आज भी पहले की तरह वीरान थी, बेहद खूबसूरत मगर सुनसान, जैसे अपने मकीनों की राह तकती हो। वहाँ शाजो नादर ही आर्यन खान आता था, वरना हिफाजत करने वाले गार्ड्स और चंद मुलाजिम ही इस वीराने को आबाद रखते थे। सो इनके सिवा इस अजीम उल शान हवेली में कोई न रहता था। गाड़ी से उतरोगी या मैं मैडम को गोद में उठाकर कमरे तक ले जाऊं? आर्यन खान नीचे उतरते ही गहरी लोट भरी नजरों से इसे घूरते हुए दहाड़ा। अबीरा का दिल सीने में धड़कने के बजाय यूं लग रहा था जैसे रुक जाएगा। खौफ से इसकी उंगलियां कांपने लगी, कदम जमीन में धंस गए थे। नकाब के पीछे छुपे आंसू बेख्तियार गालों पर ढलकने लगे थे। वो चाहकर भी हरकत न कर सकी, बस अपने सामने खड़े इस तूफान को देखती रह गई। मेरे साथ ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, जब चाहूँगा जैसे चाहूँगा तुम्हें पल पल तड़पाऊंगा। इतनी आसान मौत तुम्हें नहीं दूंगा अबीरा खान, और जितनी सज़ा तुम मुस्तहक हो एक बार मौत देकर पूरी नहीं हो सकती। जबरदस्ती हाथ पकड़कर घसीटते हुए इसे घर के अंदर ले जा रहा था। बार बार तुम्हें अजियत देकर मेरा हिसाब पूरा होगा, हर लम्हा तुम्हें तड़पाऊंगा, इतनी अजियत दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। हर दिन मेरे तशद्दुद का निशाना बनोगी और रात वहशत का चेहरा दिखा देंगी। तुम्हारा हर सांस इसकी चादर उड़ा देगा। इतनी शिद्दत के अंदर तक लरस जाओगी। इसे रूम के अंदर ले जाकर फर्श पर फेंकते हुए वो जोर से चीखा था। इसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी थी। डर और खौफ से रूह कांपती हुई अबीरा ने अपने कानों पर हाथ रखा था। हैंडबैग में रखा फ़ोन मुसलसल बेल दे रहा था। दिमाग में ख्याल बिजली की तरह गूंज गया, शायद इसी रास्ते से आज़ादी मिल जाएगी। वो तेज़ी से फ़ोन निकालने लगी, मगर से पहले ही आर्यन झपट कर फ़ोन इसके हाथ से छीनकर फर्श पर दे मारा। तुम अपने यार को भूल नहीं सकती। वो घुटने के बल बैठा और इसका हिजाब बेदर्दी से खींचकर दूर फेंक दिया। बालों से पकड़कर झटका देते हुए गुर्रा है, छोड़ दो मुझे, मेरे बाल, दर्द हो रहा है मुझे। अबीरा तड़प उठी। दर्द हो रहा है? मुझे भी हो रहा है दर्द। जब तुम मेरे निकाह में होते हुए भी और किसी और के लिए पागल हो रही हो,
तुम्हारा आशिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आर्यन खान के सामने वो कुत्ता भी कुत्ते की मानंद दुम हिलाएगा और तुम्हारे लिए जो सज़ा मैं दूंगा वो तुम्हारी रूह को हिलाकर रख देगा। तुम रातों को नींद नहीं बल्कि खौफ के साए ढूंढोगी। स्क्रीन पर यारन का नंबर और अबीरा की बेताबी ने आर्यन को मुकम्मल तौर पर दरिंदा बना दिया था। तो गुस्सा इसके हवासों पर छाने लगा। मैंने आखिर क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? वो वालों के दर्द से ज़ोर से चीखी। आर्यन खान ने इतनी सख्ती से इसके बाल पकड़ रखे थे जैसे जिद पर है कि आज जड़ों समेत नोच डालेगा। इसकी गिरफ्त की सख्ती और इसकी चीख की गूंज ने पल भर को माहौल साकत कर दिया था। पुराना हिसाब बराबर करना है डार्लिंग। आर्यन की नज़रों में अजीब सा शैतानी रंग झलकने लगा। कैसा हिसाब लेना चाहते हो मुझसे आर्यन खान? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। वो दर्द से तड़पती हुई उसे देख कर बोली। आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। वो कहकर लगाकर उसकी बेबसी पर हंसा। इतनी जल्दी भी क्या है डार्लिंग? पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहना, आहिस्ता आहिस्ता जान जाओगी। क्या कर तुम्हें मुझे किस चीज़ का हिसाब देना है? इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अबीरा के आंसू देखकर आर्यन की सफाकी और नुमाया हो गई। मैं थूकती हूँ तुम पर। तुम्हारा मेरे करीब होना ही मेरी बदकिस्मती है। सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहना तो दूर की बात है, मेरे बस में हो तो मैं तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं। पूरी हिम्मत इकट्ठी करके वो लम्हा भर के लिए शेरनी बनकर बोली। हर लड़की की तरह से भी अपनी इज्जत नफ्स अजीज थी और इसे खो देने का खौफ इसके सामने खड़ा था। अबीरा खान औकात में रहो, हद पार की तो तबाही हो जाएगी। आर्यन की आवाज़ दहाड़ती हुई थी। आंखों की तपिश इसके चेहरे के करीब। अबीरा के वजूद में एक लर्जा दौड़ा। अगर चाहो तो तुम्हें इतना करीब कर दूं कि अपना आप भूल जाओ। कमरे की दीवारें इस सख्ती से को सह न सकी। मैं थूकती हूँ तुम पर। तुम्हारा करीब होना मेरी बदकिस्मती है। अबीरा की आंखों में नमी थी मगर लहजे में जहर। आर्यन की आंखें शोलों की तरह जल रही थी। हर लम्हा इसकी बांधी हुई हदूद के करीब ले जा रहा था। अबीरा की सिसकियां बहते आंसुओं और खौफ की फिजा में इसकी सफाकी को और निमाया कर रही थी। वो झुका फिर रुका, सांसें भारी, हाथ बेहरकत। लम्हा ऐसा जैसे पूरी कायनात थम गई हो। अबीरा लरसती हुई दुआ पड़ रही थी, अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत के लिए हर दम लड़ती हुई। अचानक आर्यन पीछे हटा दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। आंखें बंद, सांसें बेतरतीब। पहली बार वो खुद अपनी शिद्दत से डरा। अबीरा फर्श पर बैठी आंखों से बहते आंसू छुपाते हुए दिल के जख्म जिस्म के किसी भी जख्म से ज्यादा गहरे महसूस हो रहे थे। रोना बंद करो, मुझे सख्त नफरत है और अगली बार मेरे सामने बकवास करने से पहले सोच लेना कि मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हशर करूंगा। आर्यन खान किसी बेबस परियों जुल्म करना गुनाह है और गुनाह की सजा मेरा रब देता है। वो सिसकियों में रोती हुई दबी दबी आवाज में बोल रही थी। खूबसूरत आंखें आंसुओं से भीगकर और भी हसीन लग रही थी। पलकों पर शबनम के कतरे ठहरे हुए थे। न चाहते हुए भी आर्यन की नज़र एक लम्हा के लिए ठहर गई मगर फौरन संभल गया। अबीरा खान, खुद को मजलूम समझना बंद करो। खुदा बस और मजबूरों पर जुल्म करने वालों को सजा देता है। तुम जैसे गुनाहगारों को सजा देने पर सवाब मिलता है। उठो, अपना हुलिया दुरुस्त करके मेरे लिए खाना बनाओ। किचन में सब कुछ मौजूद है। अबीरा के दिल में एक लम्हे के लिए ख्वाहिश जागी, इसके हाथ में पत्थर हो और वो सीधे इस शख्स के सर पर दे मारे और जो इसे हुक्म दे रहा था, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, तुम मेरी नौकर हो, मेरी गुलाम हो। तुम चाहो या ना चाहो मेरे हर हुक्म को मानना तुम पर फर्ज है। ये अकड़ मुझे मत दिखाना, समझी तुम? आर्यन ने आगे बढ़कर इसके जबड़े को एक बार फिर से सख्ती से झिंझोड़ते हुए कहा। इसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभरी और अगले ही लम्हे इसके दिमाग का जहर अल्फाज की सूरत में टपकने लगा। नौकर बनकर तुम्हें मेरा हर काम करना होगा और बीवी कहलाने के काबिल बनकर हर दिन मेरे आराम और सुकून का सबब बनना होगा। वो अपने लफ्जों से अबीरा की रूह को छलनी करने लगा था। अबीरा बच्ची नहीं थी। इसे अंदाजा था कि इसके जहन में क्या चल रहा है। मैं नहीं हूं आपकी बीवी, वो चीखते हुए इसकी बीवी होने से इनकार कर रही थी। जब भी वो इसे अपनी बीवी कहता था, इसे खुद से कोफ्त होती थी मगर वो हर बार जानबूझकर इसके साथ अपना नाम जोड़कर कुछ साबित करना चाहता था। जब तुम मुझसे डरती हो, कसम से मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें अपना दिल चीर के दिखा दो कि खुशी के मारे कितना झूम रहा होता है। अल्लाह से डरो, खुद को खुदा मत समझो। अल्लाह के यहाँ कई बात वाला मामला नहीं चलता। जब तुमसे हिसाब लिया जाएगा, तुम्हारा दिल जो जोशी से झूम रहा है, इसे रोना भी होगा, तड़पना भी होगा। अबीरा दांत पीसते हुए बोल रही थी, आंखों में खौफ और दर्द के मिला जुला असर के साथ। अच्छा, और अल्लाह का अजाब सिर्फ मेरे लिए है, तुम जैसे लोगों के लिए कुछ नहीं? आर्यन ने सुर्ख आंखों से इसकी आंखों में झांक कर देखा। अबीरा थोड़ी पीछे हटी। मेरे ख्याल से खाने का काम देर रहने दो, पहले तुम्हें बीवी होने का एहसास दिला दो। इस बेबाक नजरों से देखते हुए और इरादे से इसकी जाने बढ़ते हुए अबीरा समझ गई कि सामने वाले की शिद्दत किस हद तक जा सकती है। अबीरा के वजूद में अचानक तनाव और खौफ बढ़ गया था। वो झटके से पीछे हटकर खड़ी हो गई। किचन की तरफ जाने की तैयारी, कदम बढ़ाना, ये सब इसके अंदाज से मज़ाहमत और हौसले की अलामत था। आई लाइक इट, मतलब तुम खाना बनाने के लिए तैयार हो ताकि मुझसे दूर रहो। आर्यन ने गहरी नजरों से इसे देखते हुए कहा मगर अबीरा डरते हुए पीछे कदम हटा गुस्से और खौफ के इम्तजाज के साथ इसे देख रही थी। इसकी आंखों में जोश, खौफ और हिम्मत की आमेजिश थी और आर्यन के दिल में बेचैनी पैदा कर रही थी। ऐसे मत देखो अबीरा,
आर्यान खान शौहर के हकूक़ के बारे में तो पता होगा? नहीं ना, मुझे पता है और ना ही पता लगाने की ज़रूरत है। अबीरा ने अपने हाथ की पुष्ट से आंसू साफ किए दीवार के साथ जकड़ी हुई थी। आर्यान के वजूद की शिद्दत और उसके इरादे को अबीरा महसूस कर रही थी। इसके करीब आने और नज़र जमाने रखने की ताकत ने अबीरा के अंदर खौफ और तनाव पैदा कर दिया था। तुम नौकर हो और नौकर बनकर मेरे घर में रहो, मगर बीवी के हकूक़ जब चाहो जैसे चाहो हासिल कर सकता हूँ। इससे इनकार करने की जुर्रात मत करना अबीरा, वरना मुझे ज़बरदस्ती करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अबीरा ने आंखें बंद करके हाथ अपने सीने पर रखते हुए नफ़ी की हर हरकत से अपनी हदूद बचाने की कोशिश की। इसकी मौजूदगी में गुस्सा, ताकत और बेबसी का खेल वाज़ेह था। अबीरा हर लिहाज से कमज़ोर थी और आर्यान एक मजबूत और पुरअसर नौजवान था। इसकी नज़र, अल्फाज और इरादे ने अबीरा को अपने आप की महदूदियत का एहसास दिला दिया था। दरवाजे पर खटखटाहट सुनकर आर्यान थोड़ा पीछे हटा, मगर इसे नागवार लगा कि किसी ने इसके अमल में रुकावट पैदा कर दी। गुस्से से जाकर हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला। बाहर खड़ा शख्स लगता था कि आर्यान खान की आंखों से ही खौफज़दा होकर मार दिया जाएगा। कौन मर गया है तुम्हारा जो तुम इस तरह दरवाज़ा पीट रहे हो? दरवाज़ा खोलते ही आर्यान खान बाहर खड़े शख्स पर बुरी तरह चिल्लाया। सर, ये आपका सामान तो गाड़ी में पड़ा रहने दें। मैंने मंगवाया है। नहीं सर, मुझे लगा आपके रूम में वक्त पर ना पहुंचाया गया तो आप नाराज़ हो जाएंगे। बाहर खड़ा शख्स का पपाती आवाज़ में बोला, दफ़ा हो जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे एक बुलाने पर घर के अंदर कदम रखना, वरना टाँगे काट कर चेहरा उल्टा लटका दूंगा। वो शख्स माफ़ी मांगते हुए चिल्ला गया था। आर्यान खान दरवाज़ा बंद करते हुए वापस अबीरा की जानिब पलटता, जो खौफ के थर थर काँप रही थी। जाकर अपना हुलिया ठीक करो, मुझे नफरत है बेहाल औरतों से। अगर तुम्हारा ऐसा ही हाल रहा तो मैं मज़ीद तुम्हें तड़पाने से खुद को रोक नहीं सकूंगा। इसकी हर बात में छुपी हुई शिद्दत और धमकी थी, जिसे अबीरा अच्छी तरह समझ रही थी। अल्फाज मोहतात और नाप तोलकर इस्तेमाल किए गए, मगर इनका असर वाज़ेह था। खौफ के मारे अबीरा तेज़ी से वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। इसकी आवाज़ नज़रों से दूर होना चाहती थी। वॉशरूम में लगे आईने के सामने इसने अपना अक्स देखा और आंसुओं से भीग गई। अपना हुलिया बेतरतीब और मुंतशिर लग रहा था। बहाल चेहरे पर छाए हुए जैसे हर चीज़ बेकाबू हो गई थी। वो खुद से झुंझला रही थी, दिल में एक सवाल उठा रही थी, इसने इसकी ज़िंदगी में क्या गुनाह किया जिसके बदले इसके नसीब में आर्यान खान जैसा शख्स आ गया। सोचते सोचते पानी के साथ अपने आंसू भी बहा रही थी। बाबा, प्लीज़ बाबा, मुझे बचा ले। वो दिल ही दिल में कपकपाते हुए अपने ख्यालों में बाप को याद कर रही थी। एक मासूम बच्चे की तरह मदद तलब कर रही थी। बाप की शफकत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते थे। और इस लम्हे वही याद इसे थोड़ा सुकून दे रही थी। अपने बाप को याद करते हुए न जाने कैसे इतने परेशानी वाले माहौल में भी इसके दिल को एक सुकून सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अपने बाप इसके बहुत करीब हो, सर पर मोहब्बत और शफकत का हाथ रखे हुए हो। बेशक बेटी के लिए बाप से बड़ा मुहाफिज कोई नहीं। यारम कब से धूप में खड़ा अबीरा का इंतजार कर रहा था, मगर वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। अबीरा का फ़ोन मुसलसल बन जा रहा था। एक बार रिंग टर्न हुआ और फिर फ़ोन मुकम्मल बंद हो गया। यारम बहुत परेशान था। इसे याद आया कि अबीरा ने रात को फ़ोन किया था। वो बहुत परेशान लग रही थी और कुछ बताना चाहती थी। यारम दिल ही दिल में सोच रहा था कि ऐसा क्या है जो वो बताना चाहती थी। कॉलेज के अंदर जाकर अबीरा का पता आसानी से लगाया जा सकता था, मगर वो जानता था कि एक लड़की के पीछे पुलिस वाले का कॉलेज तक जाना इसकी बदनामी का बायस बन सकता है। यही सोचकर वह कब से कड़ी धूप में खड़ा इंतजार कर रहा था, मगर आधे घंटे का लगातार इंतजार के बाद इसे कुछ गलत होने का अंदेशा होने लगा। पुलिस वाले की फितरत में खतरे को दूर से भांपना शामिल होता। यारम के जहन में मायरा का ख्याल आया, जो अबीरा की दोस्त थी, और इस दिन रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए इसका नंबर भी स्टेशन में दर्ज हुआ था। यारम ने अपने कांस्टेबल से कहा था मायरा का नंबर मंगवा लिया। उसी बेल पर मायरा ने फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं? डीएसपी यारम खान बात कर रहा हूँ। जी खैरियत, आपने मुझे इस वक्त कॉलेज में फ़ोन क्यों किया? मायरा की आवाज़ में हल्की सी घबराहट थी और वो लेक्चर के शुरू होने के बायस जल्दी में महसूस हो रही थी। यारम की आंखें धूप में थकी हुई थीं, मगर इसके लहजे में अज़्म और संजीदगी वाज़ेह थी। मोहतरमा, अगर वाकई ज़रूरी न होता तो मैं आपको फ़ोन न करता। मैं जानता हूँ कि स्टडी के दौरान फ़ोन करना अच्छा नहीं, और मैं फजूल में किसी को कभी नहीं डायल करता। मायरा पहले ही काफ़ी परेशान थी। अबीरा जब से गई थी ना तो फ़ोन आया और ना ही आधे घंटे में वापस लौटी। दिल में खौफ था कि अबीरा के घर वालों ने पूछा तो वो क्या जवाब देगी। यारम खान को मायरा का सवाल सुनकर बुरा भी महसूस हुआ, क्योंकि वो खुद ऐसे इंसान नहीं था वो जो फजूल में लड़कियों के नंबर घुमाता रहे। इसने मायरा का नंबर सिर्फ इसलिए मजबूरी में डायल किया था ताकि अबीरा की खबर ले सके, और ये बात सिर्फ वो खुद समझ सकता था। सॉरी सर, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि अगर प्रोफेसर ने लेक्चर के दौरान फ़ोन पर बात करते हुए देख लिया ना, वो नाराज़ हो जाएंगे। मायरा ने जल्दी से वजाहत की और इसकी आवाज़ में हल्की घबराहट थी। इसे फ़ौरन एहसास हो गया कि यारम खान को इसका इस तरह से पूछना कुछ अच्छा नहीं लगा। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस ये जानना चाहता हूँ कि आपकी दोस्त अबीरा खान इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं या नहीं? नहीं सर, अबीरा इस वक्त मेरे साथ नहीं है।
यारम की आवाज़ संजीदगी और गुस्से आवाज़ से था, तो कहाँ है? मायरा ने झिझकते हुए जवाब दिया, सर मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि वो आधे घंटे में वापस आने वाली थी और वो वापस आकर मुझे सब कुछ बताएगी, मगर अब तो घंटा होने वाला है, वो नहीं आई। मैं खुद परेशान हूँ कि इसके लिए वो बहुत परेशान थी। वो मुझे कुछ बताए बगैर ही गई। यानम की आंखें धूप में तेज़ धूप के बावजूद कुशादा रास्तों की तरफ देख रही थी। इसके अल्फाज में गुस्सा और बेचैनी दोनों झलक रहे थे। अफसोस की बात है कि आपकी दोस्त परेशान थी, कहीं जा रही थी, वरना आपने इसकी परेशानी जानने की कोशिश की और ना ही पूछना ज़रूरी समझा कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये सुनकर मायरा ने फ़ोन 2 सेकंड के लिए कान से हटा लिया। यानम की आवाज़ वाकई गर्जदार थी और इसकी शिद्दत मायरा के दिल की में खिंचाव पैदा कर गई थी। सर मैं इससे पूछा था, मगर वो बहुत ज़िद्दी है, इसने नहीं बताया। एक ही बात कहती रही कि आकर बताएंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी दोस्त की फिक्र नहीं है। मायरा की आवाज़ में इसतराब और हिचकिचाहट छलक रही थी। मेरे बार बार पूछने पर भी इसने नहीं बताया तो मैं क्या करती? ये तो आप खुद से पूछें कि आपको क्या करना चाहिए था। डीएसपी यारम शदीद गुस्से में था। हर लफ्ज़ में संजीदगी और इसतराब छलक रहा था। अब से कन्फर्म हो चुका था कि अबीरा किसी मुश्किल में है और वक्त गुजरता जा रहा था। धूप में खड़ा यारम गिरदो नवाह पर नज़र डाल रहा था। हर लम्हा इसके दिल में धड़कन तेज़ कर रहा था। इसे पता था कि अबीरा की हिफाजत का मौका हाथ से निकलने की सूरत में कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। सर प्लीज़ सर, आप इसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही है। मायरा की आवाज़ में घबराहट और इसतराब वाज़ेह था। दिल धड़क रहा था और हाथ थरथराए जा रहे थे। जी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। यारम की आवाज़ में संजीदगी और रज़म झलक रहा था। धूप में खड़े इसकी नज़रें हर तरफ तलाश कर रही थी। सुने, जो नंबर मेरे पास है वो लग नहीं रहा। क्या आपके पास अबीरा का कोई दूसरा नंबर है? मायरा ने फ़ोन थामे अपने दिल की धड़कन महसूस की। सांसें कुछ तेज़ थीं और वो हर लफ्ज़ को नाप तोल कर बोल रही थी। खौफ और परेशानी का असर वाज़ेह था। नहीं सर, अबीरा का वही नंबर है और इसका फ़ोन कभी बंद नहीं होता। मायरा की आवाज़ में घबराहट थी। मैं भी पिछले आधे घंटे से ही कोशिश कर रही हूँ, इसका फ़ोन बंद जा रहा है। इसके लहजे में परेशानी थी। ठीक है, मैं अपने तरीके से ढूंढने की कोशिश करता हूँ, आप भी इससे रब्ता करने की कोशिश करती रहें। जैसे ही बात हो मुझे फ़ौरन इत्तला कर देना। यारम की आवाज़ में संजीदगी थी। जी सर ठीक है। मायरा ने फ़ोन बंद कर दिया। यारम अपनी जेब में बैठा कुछ सोच रहा था। अबीरा को ढूंढने के लिए निकला था, मगर इसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो बराह रास्त तक पहुंच सके, सिवाय एक के कि वो सीधा अबीरा के घर जाता और पूछता कि वो कहाँ है। मगर यारम दिल में ठान चुका था कि इस घर में अपने बाबा की इजाज़त के बगैर कदम नहीं रखेगा। फिर भी अबीरा की मोहब्बत इसे खींच रही थी, इसे इस घर तक ले जा रही थी जहाँ कोई ऐसा शख्स रहता था जिसने बरसों पहले यारम के मासूम दिल को छोड़कर जाने का फैसला किया था। ये सोचे बगैर कि दिल पर क्या गुजरेगी। घर के बहुत नज़दीक पहुंचकर यारम रुक गया। इसने अपने अंदर सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि अबीरा की किसी दोस्त के साथ या कहीं गई हो और इसका पूछना इसे मुश्किलात में डाल दे। वो जानता था कि घर वाले उंगली उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। चंद लम्हे और इंतज़ार के बाद यारम ने अपने हिसाब से अबीरा को ढूंढने का आगाज़ किया। इसने अपनी टीम से कहा कि अबीरा का नंबर ट्रेस किया जाए, मगर वह हैरान था ये सुनकर कि अबीरा के फ़ोन को ट्रेस करने पर किसी ने सिक्योरिटी को कोड लगा रखा था। कोई चाहकर भी इसके फ़ोन को ट्रेस नहीं कर सकता था। अब तो यारम का यकीन शक में बदल गया था कि वाकई अबीरा किसी मुश्किल में है, क्योंकि ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। उन पर सिक्योरिटी कोड लगाना इतना आसान नहीं होता। ये काम हैकर के अलावा कोई नहीं कर सकता था। कहाँ हो अबीरा? प्लीज़ मुझे कोई इशारा दे दो कि ताकि मैं तुम तक पहुँच सकूँ। वादा करता हूँ कि तुम दुनिया के किसी कोने में भी हो, मैं तुम तक पहुँच जाऊँगा। यारम के दिल ने पहली बार किसी से मोहब्बत की है और वो मोहब्बत इतने कम दिनों में इतनी मजबूत हो चुकी है कि तुम्हें खो देने के डर से मैं यारम खान का मजबूत दिल बंद हो रहा है। खुदारा अबीरा वापस आ जाओ। यारम गाड़ी के स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारते हुए अबीरा के बारे में सोचकर अलग में अटकी हुई थूक को निगलते हुए गाड़ी के सीट से सर टिकाकर बैठ गया था। वो काफ़ी देर सड़कों पर गाड़ी को भगा कर थक चुका था। कुछ देर के लिए इसने गाड़ी एक ढाबे के करीब खड़ी कर दी। यारम प्लीज़, स्पोर्ट्स वाली गाड़ी भी यारम की गाड़ी के साथ रुक गई। कि कहने पर इसकी फोर्स के आदमी ढाबे के चाय वगैरह पीने लगे। सर आपके लिए कुछ ठंडा या गर्म लेकर आए? कांस्टेबल ने पास आकर पूछा। नहीं, आप लोग आराम से खाना वगैरह खाएं, जब मुझे चाहिए होगा बता दूंगा। जी सर ठीक है। कांस्टेबल जा चुका था। यारम के हलक से कोई चीज़ नीचे नहीं उतर रही थी। इसे तो हर हाल में अबीरा सही सलामत चाहिए थी। अब यारम हमको कोई कैसे बताता कि अबीरा जिस शख्स के हाथ में जा चुकी है वहाँ से अबीरा को लाना आसान काम नहीं था। इसने सालों इंतजार किया था अबीरा को अपनी नफरत का निशाना बनाने के लिए, तो कैसे इतनी आसानी से अबीरा को कोई इसके चुंगल से आज़ाद करवा सकता था? यारम बार बार अबीरा का फ़ोन ट्रेस करवाने की कोशिश कर रहा था, मगर हर बार नाकामी का सामना करते हुए यारम को गुस्सा आने लगा था। वो सोचने पर मजबूर था कि ऐसा कौन है जो पुलिस वालों से भी ज़्यादा दूर की सोच सोचने की महारत रखता है। एक बात तो यारम के दिल ने तस्लीम कर ली थी कि अबीरा वाकई किसी बड़ी मुश्किल में है और दुश्मन हरगिज़ मामूली नहीं था।